दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉबलैंड सीरीज के अगले 5 एपिसोड। पिछले 5 एपिसोड में हमने देखा कि लंदन के 2 सबसे बड़े परिवार जो पूरे लंदन पर राज करते हैं, उनकी आपस में कभी भी नहीं बनती। लेकिन हैरी नाम का एक आदमी हमेशा उन दोनों परिवारों में तालमेल बनाकर रखता है ताकि उनमें आपसी झगड़ा ना हो। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके पहले 5 एपिसोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूंगा, जाकर देख लेना। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। सिक्स्थ एपिसोड में हम देखते हैं हैरी के पास जोसिया का फोन आता है और वो उसको बताती है कि डॉनी फिर से मेरे कार गैरेज में आकर तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा है। फिर हैरी कहता है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर बात करने पर डॉनी उसको बताता है कि मेरी बॉस कैट तुमसे मिलना चाहती है। अब कैट का नाम सुनते ही हैरी एकदम से शांत हो जाता है और फिर वो जोसिया को कहता है कि तुम डॉनी से कैट का नंबर ले लो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जोसिया भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। तभी थोड़ी देर बाद हैरी के पास फ्रेडी का फोन आता है और वो हैरी को बताता है कि वीरोन को किसी ने मार दिया है। ये बात सुनते ही हैरी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो जल्दी से जेन और गिना को लेकर कॉनर्ड के घर पर पहुंच जाता है, जहां घर के सभी लोग पहले से ही मौजूद थे। अब केविन को अपनी मां पर शक हो रहा था क्योंकि वीरोन ने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वो अपनी मां मैवी को कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर कॉनर्ड जवाब देता है कि ये काम तुम्हारी मां का नहीं बल्कि मेरा है। मैंने ही पॉल को कहकर वीरोन की गाड़ी में बॉम्ब लगवा दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसको अपना निशाना बना सकें। अब मैं उसको मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब रिची ने मुझे कल मीटिंग के वक्त धमकी दी तभी मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब हम रिची को बर्बाद कर देंगे। जिस समय वो सभी आपस में बातें कर रहे थे तभी हैरी के पास रिची का फोन आता है। फिर कॉनर्ड उस कॉल को उठाकर रिची की बेइज्जती करने लगता है। उस समय एडी भी वहीं पर बैठा हुआ था। फिर वो बिना डरे रिची को कहता है कि मैंने ही तेरे बेटे को मारा था। वो अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन मैंने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया। ये बात सुनकर रिची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कॉनर्ड को कहता है कि तुम मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी फैमिली के हर एक इंसान को मार डालूंगा। फिर इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर हैरी सभी से पूछता है कि ब्रैंडन और सैरा कहाँ पर हैं। केविन जवाब देता है कि मैंने उनको फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर हैरी अपने साथी कीको और जोसिया को कहकर जल्दी से उन दोनों का पता लगाने के लिए कहता है। फिर काफी देर पूछताछ करने के बाद हैरी को उनका पता चल जाता है। फिर वो सभी को बताता है कि सेरा और ब्रैंडन एंट्रैप नाम की एक जगह पर अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर गए हैं। फिर एंट्रैप का नाम सुनते ही ओहेरा बताती है कि सेरा वहां पर हमेशा ही बिजनेस के सिलसिले में जाती रहती है और अगर उसे वहां पर कभी रुकना पड़े तो वो हमेशा ही बोटैनिक नाम के होटल में रुकती है, क्योंकि उधर उसकी जान पहचान वाले काफी सारे लोग हैं। जब कॉनर्ड को ये बात पता चलती है तो वो हैरी को कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर में एंट्रप जाकर मेरे दोनों बच्चों को बिल्कुल सही सलामत घर वापस लेकर आओ, क्योंकि अगर रिची को उन दोनों के बारे में पता चल गया तो वो उन्हें मरवा देगा। तभी हम ब्रैंडन और सैरा को देखते हैं जो लियोनार्ड नाम के एक बिजनेसमैन से अपनी डील के बारे में बात कर रहे थे। फिर लियोनार्ड उन दोनों को कहता है कि डील करने से पहले तुम दोनों को पैसा जमा करवाना होगा, लेकिन सैरा को ये बात ठीक नहीं लगती, इसलिए वो लियोनार्ड को कहती है कि हम तुम्हें पहले पैसे नहीं देंगे, पहले तुम हमें बेशकीमती रूबी के टुकड़े दोगे और फिर हम तुमको पैसे देंगे। और इतना ही नहीं, हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये शर्तें मंजूर है तो तुम बेर्नर्ड को कॉल करके बता देना, उसके बाद ही हम डील करेंगे। फिर इतना कहकर सैरा वहां से बाहर आ जाती है और अपने एक खास आदमी लोरेंजो को कॉल लगाकर कहती है कि हमें तुम्हारी सिक्योरिटी की जरूरत है। अगले सीन में हम मैवी को देखते हैं जो रिची को फोन करके कहती है कि क्या तुम जानते हो हम बहुत ही पुराने दोस्त हैं और इसी दोस्ती की वजह से मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर देना चाहती हूँ। सेरा और ब्रैंडन एंट्रैप के बोटैनिक होटल में रुके हैं। आज उनकी वहां पर एक डील होने वाली है। अगर तुम चाहो तो अपना गुस्सा शांत करने के लिए सेरा को मार सकते हो, क्योंकि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें ब्रैंडन को छोड़ना होगा। याद रहे, अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ने की कोशिश करी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर रिची उसकी बात मान लेता है। तभी एडी मैवी को कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी हमने उसके बेटे और पत्नी को मारा है, इसलिए अगर उसने हमें धोखा दिया
तो इसका अंजाम आपको पता ही है क्या होगा। लेकिन मैवी उसे समझाती है कि कभी कभी हमें अपने फायदे के लिए दुश्मन से हाथ मिलाना ही पड़ता है, और तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ रिची मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। तभी हम हैरी को देखते हैं जो जल्दी से सेरा के कमरे में आकर वहां की छानबीन करने लगता है, और इसी दौरान उसे लोरेंजो की सिक्योरिटी कंपनी का कार्ड मिलता है। फिर हैरी उसको कॉल करके पूछता है कि क्या मेरी सेरा से बात हो सकती है, लेकिन जैसे ही ब्रेंडन को हैरी के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उस कॉल को काट देता है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं हैरी की वजह से उसकी डील कैंसिल ना हो जाए। लेकिन सेरा को तो हैरी पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि जरूर कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से हैरी खुद उनको लेने के लिए एंड ट्रैप में आया है। फिर सेरा चुपचाप हैरी को अपनी लोकेशन भेज देती है। तभी थोड़ी देर बाद ब्रेंडन और सेरा मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर लियोनार्ड अपनी साथी को रूबी के टुकड़े लाने के लिए कहता है। तभी जैसे ही वो टुकड़े लेकर आता है, सेरा उन्हें एक एक करके चेक करने लगती है कि कहीं वो लोग उनको नकली माल तो नहीं दे रहे। दूसरी तरफ हैरी एक आदमी की बाइक चुराकर सेरा की भेजी हुई लोकेशन के लिए रवाना हो जाता है। तभी सारे टुकड़े चेक करने के बाद सेरा अपने आदमी को पैसे लाने के लिए कहती है। अब तक सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है। तभी रिची के आदमी वहां पर आकर वेयर हाउस के बाहर खड़े सभी आदमियों को गोली से मार देते हैं, क्योंकि वो सभी मैवी के जरिए ही यहाँ पर पहुंच पाए थे। तभी वेयर हाउस के अंदर भी गोलियां चलने लगती हैं और एक एक करके सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन कोई भी ब्रेंडन और सेरा को नुकसान नहीं पहुंचाता, और फिर वो लोग उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम हैरी को देखते हैं जो सेरा की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया था, लेकिन अंदर जाकर उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पर आने में देर कर दी। तभी वो देखता है कि रिची के भेजे हुए आदमियों ने खून से वहां पर वार लिख दिया था, यानी कि अब असली जंग शुरू हो गई है। फिर हैरी कॉनर्ड को कॉल करके बताता है कि यहाँ पर सभी लोग मारे गए हैं, लेकिन सेरा और ब्रेंडन का कोई भी नामो निशान नहीं है। मेरे हिसाब से रिची के आदमी उन दोनों को ही अपने साथ ले गए हैं। फिर हैरी वहां पर पड़े एक आदमी के हाथ पर बने हुए टैटू को देखकर समझ जाता है कि ये लोग लोकल गुंडे हैं। फिर जब वो ये बात कॉनर्ड को बताता है तो कॉनर्ड उसको बताता है कि इन लोगों की गैंग एंड्रैप के पोर्ट वाले इलाके में रहती है। फिर कॉनर्ड से एड्रेस लेकर हैरी उनके बॉस को पकड़ने के लिए पोर्ट वाले इलाके की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ जब मैवी को ये बात पता चलती है तो वो रोने का नाटक करने लगती है। फिर अपने रूम में आने के बाद वो रिची को फोन करती है और गुस्से में उसको कहती है कि हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी, पर तुमने डील तोड़ दी। अब तुम्हारी मौत बहुत नजदीक आ गई है। लेकिन रिची को तो मैवी की कोई भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो मैवी को गाली देकर कॉल काट देता है। तभी हम केविन को देखते हैं जो कॉनर्ड के सामने उन सभी लोगों के नाम ले रहा था जो मीटिंग के वक्त घर में मौजूद थे, ताकि वो इस बात का अंदाजा लगा सके कि आखिर किसने रिची को सेरा और ब्रेंडन के बारे में बताया होगा। फिर जैसे ही केविन के मुंह से जेन का नाम निकलता है, कॉनर्ड के हाव भाव ही बदल जाते हैं और उसको जेन के ऊपर शक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेन के पास एलिस की कॉल आती है और वो जेन के सामने रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर जेन उसको कहती है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है हम उसके बारे में मिलकर बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं कॉनर्ड के घर पर हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं तुमसे एक क्लब में मिलूंगी जो कॉनर्ड के घर के बिल्कुल पास है, तुम भी जल्दी से वहां पर पहुंच जाना। फिर एलिस हाँ कहकर फोन काट देती है। इस समय एलिस पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी थी और उनकी बातें फिस्क भी सुन रहा था। इसका मतलब अब वो भी एलिस के साथ जाने वाला है। तभी थोड़ी देर बाद हम ओहेरा को देखते हैं जो कॉनर्ड से बातें कर रही थी। वो उसको बताती है कि जरूर हमारे बीच में कोई गद्दार है जो रिची के पास हमारे घर की सारी खबरें पहुंचा रहा है। कॉनर्ड कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उस इंसान का पता लगा लूंगा। दूसरी तरफ बेला हैरी के लाख मना करने के बाद भी एंटोनी को कॉल लगाकर फिर से अपनी डील के बारे में बात करने लगती है, लेकिन एंटोनी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अब कोई भी काम नहीं करना। लेकिन काफी मिन्नतें करने के बाद बेला उसको मना लेती है। तभी हम केविन को देखते हैं जो हैरी के घर में काम करने वाली नौकरानी मारिया से पूछताछ कर रहा था, क्योंकि मारिया की माँ जिस ओल्ड एज होम में रहती है वहाँ पर उसने अपने जेलर रस्बी को देखा था। फिर मारिया से बातचीत करने के बाद केविन रस्बी की सारी डिटेल्स पता लगा लेता है और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो रस्बी से अपना पुराना बदला ले सके। तभी हम जेन को देखते हैं जो कॉनर्ड के घर से चुपचाप निकलकर
एलिस से मिलने के लिए पास वाले क्लब में पहुंच जाती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कॉनर्ड के आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। फिर वहां पर पहुंचकर जेन एलिस से अपने और हैरी के बारे में बात करने लगती है। उस समय फिस्क भी हिडन माइक के जरिए एलिस और उसकी सारी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ हैरी पोर्ट पर पहुंचकर एक आदमी के जरिए उस गैंग का पता लगा लेता है जिसने सैरा और ब्रैंडन को किडनैप करने में रिची की हेल्प की थी। फिर हैरी उनके अड्डे पर जाकर उनको बॉम्ब से उड़ा देता है, लेकिन गैंग के बॉस को मारने से पहले हैरी उससे पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने सैरा और ब्रैंडन के साथ क्या किया। दूसरी तरफ मैवी कॉनर्ड को बताती है कि मेरे पास रिची का मैसेज आया था, उसने मुझे बताया कि सैरा और ब्रैंडन उसी के पास हैं। ये बात सुनकर कॉनर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो मैवी को कहता है कि क्या तुम मुझे वो मैसेज दिखा सकती हो। अब मैवी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि रिची ने तो उसके पास कोई भी मैसेज भेजा ही नहीं था। फिर वो कॉनर्ड से बचने के लिए अलग अलग बहाने बनाती है, लेकिन अब कॉनर्ड को उस पर ही शक होने लगता है। अब इससे पहले कि वो मैवी को कुछ और बोल पाता, वहां पर केविन आ जाता है और वो कॉनर्ड की बात हैरी से करवाता है। हैरी बताता है कि रिची ने अपने बिजनेस पार्टनर जेमी की हेल्प से सैरा और ब्रैंडन को किडनैप किया था और इस वक्त जेमी ने उन दोनों को एम्स्टर्डम के बाहर बने एक छोटे से वेयर हाउस में कैद कर रखा है। फिर हैरी कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं वहां जाकर सैरा और ब्रैंडन को बचा लूंगा। दूसरी तरफ एलिस जेन से कॉनर्ड और हैरी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर पॉल भी आ जाता है और वो जेन को अपने साथ ले जाता है। तभी कॉनर्ड के घर पर वापस आते ही जेन देखती है कि उसकी बेटी जीना और एडी एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और उसको ये बात ठीक नहीं लगती क्योंकि एडी की वजह से जीना की जान खतरे में आ सकती थी। तभी हम ब्रैंडन और सैरा को देखते हैं। अब उन दोनों को भी समझ में आ गया था कि जरूर ये काम रिची का है, लेकिन इतने में वहां पर जेमी आ जाती है। फिर सैरा उसको कहती है कि अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो मेरे पापा तुमको रिची से दुगना पैसा देंगे, लेकिन जेमी कहता है कि मुझे तुम्हारे बाप से एक भी रुपया नहीं चाहिए क्योंकि कुछ साल पहले कॉनर्ड ने मेरे बाप की बेइज्जती की थी और अब मैं तुम दोनों को मारकर अपने बाप की बेइज्जती का बदला लूंगा। दूसरी तरफ कॉनर्ड के पास रिची की वीडियो कॉल आती है। फिर कॉनर्ड उसको देखते ही उसको गंदी गंदी गालियां देने लगता है, लेकिन रिची को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो कहता है चलो अब असली खेल शुरू करते हैं। फिर वो उस वीडियो कॉल को जेमी के साथ कनेक्ट करता है। फिर कॉनर्ड देखता है कि सैरा और ब्रैंडन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे एक आदमी अपने हाथ में चेन सा लेकर खड़ा हुआ है। रिची का प्लान था कि वो कॉनर्ड के दोनों बच्चों को उसके सामने ही मारेगा ताकि उसे भी वैसा ही दर्द महसूस हो जैसा रिची ने टॉमी के मरने पर महसूस किया था। अब कॉनर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो केविन को जल्दी से हैरी के पास फोन करने के लिए कहता है। तभी केविन जल्दी से हैरी को फोन लगाकर कहता है कि जेमी सैरा और ब्रैंडन को मारने वाला है, तुम्हें जल्दी से जाकर उन दोनों को बचाना होगा। फिर हैरी कहता है कि तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में ही उन दोनों को बचा लूंगा। फिर हैरी डोनी के पास फोन करके कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉस कैट से बात करनी है। फिर डोनी हैरी की कॉल कैट के मोबाइल पर कनेक्ट कर देता है। फिर कैट पूछती है कि तुम इतने दिनों से मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो, लेकिन हैरी कहता है कि अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगी तो बदले में मैं तुम्हारे किसी भी काम को मना नहीं करूंगा। फिर कैट कहती है अगर ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि जेमी का वो आदमी चेन सा से ब्रैंडन को काट कर मार डालता है, लेकिन जैसे ही वो सैरा को मारने लगता है जेमी के पास कैट का फोन आता है और वो उसको रुकने के लिए कहती है। अब ये सब देखकर रिची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो जेमी को कुछ बोल पाता इससे पहले ही जेमी फोन काट देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये कैट कौन है और हैरी को कैसे जानती है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं जेमी के आदमी सैरा को हैरी के पास छोड़कर चले जाते हैं। फिर हैरी उसको लेकर कॉनर्ड के घर पर पहुंच जाता है। सैरा वहां पर सबको बताती है कि जो कुछ भी ब्रैंडन के साथ हुआ उसमें मेरी ही गलती थी, अगर मैं उसका दिया हुआ बिजनेस ऑफर ठुकरा देती तो शायद आज वो जिंदा होता। तभी वहां पर मैवी आ जाती है और अब सबको लगता है कि वो सैरा पर चिल्लाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। उल्टा वो तो सैरा पर प्यार जताते हुए उसको वहां से ले जाती है। मैवी के जाने के बाद केविन हैरी से पूछता है कि आखिर तुमने सैरा को बचाया कैसे। हैरी बताता है कि मैंने कैट की हेल्प ली, उसने ही जेमी को कॉल करके सब कुछ रोकने को कहा। कैट का नाम सुनते ही कॉनर्ड और केविन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक औरत है।
फिर कॉनर्ड हैरी से पूछता है कि तुम कैट को कैसे जानते हो। फिर हैरी बताता है कि कुछ सालों पहले एक आदमी ने मेरी मुलाकात कैट से करवाई थी, क्योंकि कैट मुझे अपने यहाँ जॉब देना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया क्योंकि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, और अगर मैं कैट की बात मान भी लेता तो मुझे पूरा भरोसा था आप कुछ ही दिनों में मुझे और मेरे परिवार को मरवा देते, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर हैरी के मुंह से ये बात सुनकर कॉनर्ड को खुशी होती है, लेकिन वो हैरी को कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर कैट का एक बहुत बड़ा एहसान है, उसको तुम कैसे चुकाओगे। हैरी कहता है कि आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अपने तरीके से सब कुछ संभाल लूंगा। अगले सीन में हम फिस्क को देखते हैं। तभी एक कॉलिन नाम का एक बूढ़ा आदमी उसको पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए आता है, जो कि क्रिमिनल फैमिलीज के केस सुलझाने में माहिर है। फिर फिस्क अपनी साथी मुकासा को बताता है कि पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने ही इसको हमारे पास भेजा है ताकि हम जल्दी से जल्दी कॉनर्ड और रिची के मामले को सुलझा सके। फिर मुकासा कॉलिन को बताती है कि हमारी एक अंडरकवर ऑफिसर एलिस हैरी की वाइफ जेन के साथ दोस्ती करके कॉनर्ड के प्लान को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन कॉलिन कहता है कि तुम इस तरीके से कॉनर्ड और रिची को नहीं पकड़ पाओगे, हमें कुछ और तरीका सोचना होगा। दूसरी तरफ कॉनर्ड हैरी को कहता है कि मुझे रिची और जेमी के पूरे बिजनेस की डिटेल चाहिए। हैरी कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी पूरी डिटेल पता करके आपको बताता हूँ। फिर हैरी सबसे पहले फ्रेडी के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचो। फिर जब हैरी वहां से जाने लगता है तो केविन उसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। हैरी बताता है कि कॉनर्ड ने मुझे जेमी के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा है, क्योंकि जेमी ने अभी अभी रिची को धोखा दिया है, जिसके कारण उनमें मनमुटाव बढ़ने वाला है। अब हमारे पास एक अच्छा मौका होगा कि हम जेमी के साथ मिलकर रिची के बिजनेस पर कब्जा कर सके। फिर हैरी बताता है कि मीटिंग को फिक्स करने के लिए कॉनर्ड चाहता है कि मैं फिर से कैट की हेल्प लूं, क्योंकि जिमी कैट की बात को कभी भी नहीं टालेगा। तभी वहां पर जेन आ जाती है और वो हैरी को कहती है कि जीना और एडी एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे हैं, और ये बात सुनते ही हैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो सीधा एडी के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर जीना पहले से ही मौजूद थी। फिर हैरी उसको कमरे से बाहर भेजकर एडी से बात करने लगता है, लेकिन तभी एडी उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे अपनी बेटी से दूर रहने को कहोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे परिवार के लिए काम करते हो और जैसा हम चाहते हैं तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ये बात सुनकर हैरी एडी को बड़े ही प्यार से समझाता है कि अगर तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुमने उसको जरा सा भी नुकसान पहुंचाया या फिर उसका फायदा उठाया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दूसरी तरफ कॉलिन फिस्क को समझा रहा था कि अगर तुम कॉनर्ड और रिची को पकड़ना चाहते हो तो इनमें से तुम्हें किसी एक के साथ काम करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से रिची तुम्हारे लिए एकदम सही होगा, क्योंकि मैं उसको पहले भी जेल में भेज चुका हूँ। बस तुम्हें रिची को उसके फायदे के लिए लालच देना पड़ेगा, और अगर उसको तुम्हारा ऑफर सही लगा तो वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब फिस्क को कॉलिन का आइडिया सही लगता है, इसलिए वो बिना सवाल किए उसकी बात को मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से कॉनर्ड को देखते हैं, जो जेन से उसकी दोस्त एलिस के बारे में पूछताछ कर रहा था। जेन बताती है कि मुझे एलिस से मिले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि वो एक अच्छी इंसान है। फिर कॉनर्ड कहता है कि तुम अभी की अभी जेन को कॉल लगाओ, मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। फिर जैसे ही जेन एलिस को कॉल लगाती है, कॉनर्ड फोन को स्पीकर पर रखकर उसको कहता है कि कल शाम तुम्हें हमारे घर पर डिनर करने के लिए आना है। अब कॉनर्ड की इस चाल पर एलिस पूरे तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि अब अगर वो कोई भी गलती करती तो शायद कॉनर्ड को शक हो जाता, इसलिए एलिस उसको डिनर पर आने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में हम मैवी को देखते हैं, जो केविन को समझा रही थी कि कॉनर्ड के बाद उसके बिजनेस को संभालने का काम तुम्हें या तुम्हारे भाई ब्रैंडन को मिलना चाहिए, ना कि सैरा को। और ये बात सुनकर केविन मैवी को कहता है कि ब्रैंडन तो मर चुका है ना, और सैरा को भी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि पापा का बिजनेस मैं ही संभालूंगा। फिर मैवी कहती है कि तुम्हारा एक और भाई भी है। अब मैवी किस भाई की बात कर रही थी उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी मैवी की ये बात सुनते ही केविन एकदम से गुस्से में आ जाता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हैरी भी फ्रेडी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे रिची के बिजनेस के बारे में सब कुछ बताओ, लेकिन फ्रेडी उसको कुछ भी नहीं बताता। वो हैरी को कहता है कि अब मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन हैरी कहता है कि क्या तुम भूल गए, मेरे पास अब भी तुम्हारी वो फोटोज हैं
जिसमें तुम रिची की वाइफ के साथ सो रहे थे। और ये बात सुनते ही फ्रेडी फिर से डर जाता है। फिर हैरी उसको समझाता है, देखो भाई, कुछ दिनों बाद मैं और केविन कॉनर्ड का बिजनेस संभाल लेंगे और हो सकता है कि हम जल्दी ही रिची के बिजनेस पर भी कब्जा कर लें, जिससे आगे चलकर तुमको भी फायदा होगा। इसलिए चुपचाप मुझे रिची के बिजनेस की पूरी डिटेल दे दो। अब फ्रेडी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो हैरी को सब कुछ बता देता है। फिर जब हैरी वहां से जाने लगता है तो फ्रेडी से पूछता है कि क्या आर्ची रिची के साथ मिला हुआ है। फ्रेडी जवाब देता है, नहीं, आर्ची का रिची से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक दूसरा आदमी रिची के साथ मिला हुआ है। और ये बात सुनते ही हैरी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो फ्रेडी से उस इंसान का नाम पूछता है। फिर फ्रेडी भी उसको उसका नाम बता देता है और हैरी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर फ्रेडी को बिल्डिंग की छत से नीचे गिराकर मार देता है। अगले सीन में हम केविन को देखते हैं, जो जेलर रस्बी को मारने के लिए ओल्ड एज होम में आया हुआ था। फिर वो वहां की रिसेप्शनिस्ट से झूठ बोलकर रस्बी की पत्नी से मिलता है और पूछता है कि क्या आप जानती हैं आपके पति आपसे मिलने के लिए कब आएंगे। लेकिन वो औरत उसकी कोई भी बात का सही से जवाब नहीं देती, इसलिए केविन वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो रिसेप्शनिस्ट की टेबल पर से एक डायरी को चुरा लेता है, जिसमें उन सभी लोगों के परिवार की डिटेल्स लिखी हुई थी जो ओल्ड एज होम में रहा करते थे। अब उसी डायरी से केविन रस्बी के ओल्ड एज होम में आने का टाइम भी पता लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिस्क और मुकासा को देखते हैं, जो रिची के अड्डे पर आकर उसको अपने प्लान के बारे में बता रहे थे कि हम तुम्हारे साथ मिलकर कॉनर्ड के परिवार को बहुत ही आसानी से जेल में भिजवा सकते हैं और इससे तुम अपने बेटे और पत्नी की मौत का बदला भी ले पाओगे। लेकिन रिची उन दोनों को कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो पुलिस डिपार्टमेंट पर मेरा एहसान होगा। लेकिन मुकासा को ये बात ठीक नहीं लगती, इसलिए वो रिची को साफ साफ कह देती है कि तुम्हारा हम पर नहीं बल्कि हमारा तुम पर एहसान होगा, क्योंकि हमारी वजह से तुम बिना किसी मुसीबत में फंसे कॉनर्ड से अपना बदला ले पाओगे। और ये बात सुनते ही रिची के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। फिर वो गुस्से में फिस्क और मुसाका को गोली मार देता है और उसके बाद जब वो ऊपर जाता है तो देखता है वहां पर कोलिन बैठा हुआ है। अब कोलिन और रिची एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी कैट से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। फिर हैरी उसको बताता है कि अगर तुम कॉनर्ड की मीटिंग जेमी के साथ फिक्स करवा दोगी तो वो तुम्हें एक नए बिजनेस का 50% प्रॉफिट देंगे। कैट कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, लेकिन याद रहे मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ, ना कि कॉनर्ड के कहने पर। अब मेरा तुम्हारे ऊपर और एहसान बढ़ गया है और इस बात को तुम हमेशा याद रखना। दोस्तों, कैट चाहती थी कि हैरी उसके लिए काम करे, लेकिन वो कॉनर्ड का वफादार था। लेकिन अब कैट ने उसके ऊपर कई सारे एहसान कर दिए थे, इसलिए अब वो हैरी से कुछ भी करवा सकती थी। फिर हैरी उसकी बात का बहुत ही सोच समझकर जवाब देता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं हैरी कॉनर्ड के पास आकर बताता है कि हमारी जेमी के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। कॉनर्ड कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन केविन कहाँ पर है। इस बात पर हैरी कहता है कि मैं कल से ही उसको फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहा। फिर कॉनर्ड को केविन की थोड़ी चिंता होने लगती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज करके जेमी के साथ होने वाली मीटिंग के लिए तैयार होने के लिए चला जाता है। फिर जब हैरी जेन के पास जाता है तो जेन बताती है कि आज शाम डिनर पर कॉनर्ड ने मेरी नई दोस्त एलिस को बुलाया है। फिर हैरी कहता है कि कॉनर्ड भला ऐसा क्यों करेगा, जरूर इसके पीछे भी कोई राज छुपा होगा, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि मेरी नजर तुम्हारी दोस्त एलिस पर ही रहेगी। अगले सीन में हम कोलिन को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वालों को फिस्क और मुकासा की मौत के बारे में बता रहा था। कोलिन कहता है कि हमें अपने दोनों ऑफिसर्स की मौत का बहुत दुख है, लेकिन जिस केस पर वो लोग काम कर रहे थे अब से उस केस को मैं संभालूंगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उनकी इस मौत को जाया ना जाने दूं। फिर मीडिया से बात करने के बाद कोलिन एलिस के पास जाता है। एलिस कहती है कुछ भी हो जाए मैं कॉनर्ड के घर पर डिनर के लिए नहीं जाऊंगी। फिर कोलिन उसे पैसे और प्रमोशन का लालच देता है और कहता है कि तुम ये काम कर सकती हो। पैसे की वजह से एलिस उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ कॉनर्ड और हैरी सेरा और पॉल को अपने साथ लेकर मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर अंदर जाते ही कॉनर्ड फिर से जेमी और उसके बाप की बेइज्जती करने लगता है, लेकिन अब जेमी को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर सेरा उससे बिजनेस की बातें करने लगती है, लेकिन वो तो उसकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, क्योंकि जेमी इस मीटिंग में सिर्फ हैरी से मिलने आया था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिसने कैट को हेल्प करने पर मजबूर कर दिया।
फिर जेमी हैरी को देखकर कहता है कि तुम कॉनर्ड से कह दो कि मैं बिजनेस ऑफर के बारे में सोचकर बताऊंगा, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बेला एंटोनी से मिलने के लिए एक होटल में आती है और कहती है कि आज शाम 6 बजे मैं, मेरे पापा और होम सेक्रेटरी तुम्हारे साथ मीटिंग करने वाले हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी लेट मत करना। अब बेला इस मीटिंग के लिए इतनी बेचैन क्यों है, इसके पीछे का राज भी जल्दी ही खुलने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं केविन एक नकली टैक्सी ड्राइवर बनके रस्बी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। फिर रास्ते में वो रस्बी से उसके परिवार के बारे में बातचीत करता है ताकि वो उससे घुल मिल सके। फिर जैसे ही रस्बी घर पहुंचता है तो केविन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा टॉयलेट इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब क्योंकि रास्ते में उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, इसलिए रस्बी उसको अपने घर में आने देता है। टॉयलेट में जाकर केविन अपनी गन को लोड करके फिर से रस्बी के बारे में सोचने लगता है, लेकिन जब वो टॉयलेट से बाहर आता है तो उस समय उसके हाव भाव एकदम बदले हुए थे। वो सीधा ही रस्बी से सवाल करता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम केविन हैरिगन है। लेकिन रस्बी को तो कुछ भी याद नहीं था। वो केविन को बताता है कि मेरी यादाश्त लगभग जा चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। अब केविन को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि जब मैं जेल में था तो तुम मेरे जेलर हुआ करते थे और तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, और यहाँ तक कि तुमने मेरे साथ गलत काम करने की भी कोशिश की थी। फिर रस्बी केविन से बैठकर बात करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा काम किया भी है तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। ये बात सुनकर केविन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी गन को रस्बी के ऊपर तान देता है। लेकिन जैसे ही केविन गोली चलाने लगता है, रस्बी उसको कहता है प्लीज मुझे मत मारना, मेरे बिना मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर केविन को उसके बच्चों पर दया आ जाती है और वो उसको छोड़ देता है। फिर वो वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन रस्बी को उसकी ये हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो केविन के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे भी बच्चे हैं। ये बात सुनते ही केविन बिना एक भी सेकंड गवाए उसको गोली मार देता है। दूसरी तरफ कोलिन रिची को बताता है कि मैंने कॉनर्ड को पकड़ने के लिए सारी तैयारी कर ली है। रिची कहता है कि तुम्हें बस कॉनर्ड को अरेस्ट करके अपने पुलिस स्टेशन में बंद करना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जेमी हैरी के पास कॉल करके बताता है कि तुम्हारे घर में एक गद्दार है, अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो मैं कॉनर्ड के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। फिर हैरी कहता है कि मैं उस इंसान को पहले से ही जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उसको पकड़ लूंगा। फिर जेमी से बात करने के बाद हैरी ओहारा को कॉल करके कहता है कि हम लोगों ने जेमी के साथ डील कर ली है, अब मुझे उसके बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में तुमसे बात करनी है, इसलिए कल तुम सुबह 10 बजे मुझसे यार्ड में आकर मिलना। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर कुछ देर बाद हैरी के पास कैट का फोन आता है और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए लंदन आ रही हूँ, इसलिए मुझे तुमसे कोई भी बकवास नहीं सुननी, तुम सारे काम छोड़कर मुझसे मिलने के लिए मेरे होटल में आ जाना। अब हैरी के पास कैट की बात को टालने का कोई भी बहाना नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। तभी हम बेला को देखते हैं जो अपने पापा और होम सेक्रेटरी को लेकर एंटोनी से मीटिंग करने के लिए होटल पहुंच जाती है। इस बार भी बेला एंटोनी की टाई में लगे हिडन कैमरे का इस्तेमाल करके वहां पर हो रही सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। अब कुछ घंटों बाद शाम हो जाती है। अब एलिस जेन से मिलने के लिए कॉनर्ड के घर पर पहुंच जाती है। फिर जैसे ही डिनर शुरू होता है, कॉनर्ड सभी को एलिस से मिलवाता है। अब तक सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी सेरा कॉनर्ड के कहने पर एलिस से सवाल जवाब करना शुरू करती है। वो पूछती है कि तुम हमारे परिवार के बारे में तो जानती ही होगी, हम कौन हैं, हम क्या काम करते हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम हमारे घर पर डिनर करने के लिए आ गई, जान सकती हूँ ऐसा क्यों? फिर एलिस कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ जेन के कहने पर ही आई हूँ। तभी मैवी एलिस की बेइज्जती करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एलिस गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। अब कॉनर्ड को भी मैवी पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मुझे एडी ने सब कुछ बता दिया है, तुम्ही ने रिची को सैरा और ब्रैंडन के बारे में बताया था ना, तुम्हारे ही कहने पर मैंने आर्ची को भी मार दिया जबकि वो बेकसूर था, लेकिन तुम फिर भी नहीं रुकी, तुमने पुलिस को आर्ची की बॉडी कहाँ दफन है इसके बारे में भी बता दिया। दरअसल मैवी ने ही पुलिस को आर्ची की बॉडी के बारे में बताया था और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो किसी को भी कॉनर्ड के नजदीक न आने दे, क्योंकि वो कॉनर्ड के पैसे और उसकी ताकत का इस्तेमाल अपने तरीके से करना चाहती थी। और उसने आर्ची को इसलिए मरवाया क्योंकि कॉनर्ड हमेशा ही उसकी बात सुना करता था। उसने तो हैरी को भी गद्दार साबित करने की कोशिश की थी, क्योंकि हैरी हमेशा कॉनर्ड को सही काम करने की सलाह देता था, और वो तो सैरा को भी मरवाना चाहती थी क्योंकि कॉनर्ड उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैवी भी असली गद्दार नहीं है, असली गद्दार तो कोई और ही इंसान है
जो रिची के साथ मिलकर कॉनर्ड के पूरे बिजनेस को तबाह करना चाहता है। फिर जब कॉनर्ड मैवी को डांटता है तो उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए उतावली हो जाती है। लेकिन तभी एलिस जल्दी से कॉनर्ड की झूठी सिगार को अपनी पॉकेट में रखकर अपने साथ ले जाती है। अब वो इस सिगार का क्या करेगी इसके बारे में हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन एलिस घर से बाहर जा पाती इससे पहले ही वहाँ पर हैरी आ जाता है और वो उसके बैग की तलाशी लेने लगता है। फिर तलाशी लेने पर उसको बैग के अंदर से सिगार मिल जाती है, लेकिन वो फिर भी उसको कुछ नहीं कहता। फिर एलिस हैरी को कहती है कि अब कॉनर्ड का खेल खत्म हो गया है, 1 मिनट में पुलिस यहाँ पर आकर तुम सब लोगों को पकड़ लेगी। लेकिन हैरी उसको नजरअंदाज करके कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से खिसक लो, वरना तुम मारी जाओगी। फिर एलिस के वहाँ से जाते ही वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है। वो लोग कॉनर्ड और मैवी को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल पुलिस वाले कॉनर्ड और मैवी को पहले भी मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन तब उनके पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब इनके साथ रिची है जो कॉनर्ड की पूरी करतूतों के बारे में जानता है। उसी की हेल्प लेकर पुलिस वालों ने कॉनर्ड और मैवी को अरेस्ट किया। अब आगे क्या होगा ये हम लास्ट एपिसोड में देखेंगे। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं केविन रस्बी की लाश के साथ बैठकर अकेला ही बातें कर रहा था। केविन कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम मुझे मेरे बच्चों के बारे में पूछ रहे थे और मेरा तो कोई बच्चा है ही नहीं, और जिसको मैं इतने वक्त से मेरा बेटा समझ रहा था वो मेरे बाप का बेटा था। दरअसल एडी केविन का नहीं बल्कि कॉनर्ड का बेटा है। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 4 के अंदर केविन ने हैरी को बताया था कि उसका बाप कॉनर्ड बेला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुका है और एडी उसी का ही नतीजा है। केविन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब मैवी ने एपिसोड 9 के अंदर केविन को ये बात बताई कि तुम्हारा एक भाई भी है, तो वो समझ गया कि एडी कॉनर्ड का ही बेटा है। दूसरी तरफ हैरी बचे हुए सभी लोगों को जंगल के बीच में बने सेफ हाउस में भिजवा देता है और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि रिची इन सब को ढूंढ ना पाए। फिर वो अपने साथियों के साथ केविन के पास पहुंच जाता है। फिर वो रस्बी की लाश को ठिकाने लगाकर केविन को अपने साथ यार्ड में ले जाने लगता है क्योंकि आज वहां पर उसकी ओहेरा के साथ मीटिंग होने वाली थी। फिर हैरी ऑफिस में बैठकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ओहेरा आ जाती है। अब हैरी उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही ओहेरा उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें पता चल गया है कि मैं रिची के साथ मिली हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिस गद्दार को हैरी इतने वक्त से ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की वकील ओहेरा थी। और हैरी को ये बात तब पता चली जब वो फ्रेडी से रिची के बिजनेस की डिटेल लेने के लिए गया था। फिर वो ओहेरा को कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, तुमने जो कुछ भी किया वो कॉनर्ड के डर की वजह से किया क्योंकि तुम उसकी फैमिली से छुटकारा पाना चाहती थी। ये सब तुमने पैसों के लालच में नहीं बल्कि डर की वजह से किया, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। अब ओहेरा ये बात सुनकर चौंक जाती है क्योंकि हैरी ने उसको जिंदा छोड़ दिया था। अब एक बात तो वो भी जानती है कि जरूर हैरी के दिमाग में कुछ चल रहा है। अगले सीन में हम केविन को देखते हैं जो कॉनर्ड से मिलने के लिए जेल में आता है। कॉनर्ड कहता है कि ओहेरा को कहकर जल्दी से जल्दी मुझे और मैवी को यहाँ से बाहर निकलवाओ, लेकिन तभी केविन उसको बताता है कि ओहेरा ही वो गद्दार है जिसको हम इतने वक्त से ढूंढ रहे थे। ये बात सुनकर कॉनर्ड के होश उड़ जाते हैं। फिर केविन कॉनर्ड को कहता है कि आपने माँ के साथ मिलकर हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे ये भी पता है कि एडी मेरा बेटा नहीं है, इसलिए अब से उसका ध्यान आप ही रखना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर जाते जाते वो कॉनर्ड को बोल कर जाता है कि अब से हमारे फैमिली बिजनेस को मैं संभालूंगा और जब आप जेल से बाहर निकलोगे तब तक सब कुछ बदल चुका होगा, क्योंकि हमारे धंधे में हर एक चीज की कीमत होती है और आपने जो किया उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगले सीन में हम एडी को देखते हैं जो बिना किसी को बताए मैवी से मिलने के लिए जेल में आ जाता है। फिर मैवी उसको बताती है कि हैरी और सेरा दोनों ने मिलकर एलिस को डिनर वाली शाम हमारे घर से भागने में हेल्प की थी, क्योंकि वो दोनों पुलिस वालों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें मारना होगा। ये बात सुनकर एडी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी मैवी उसको कहती है कि आगे चलकर तुम्हें हमारा बिजनेस संभालना है। लेकिन एडी को उसकी ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैवी उसको भी ये बात बता देती है कि वो कॉनर्ड का बेटा है। जब एडी को सच्चाई पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो गुस्से में जेल से चला जाता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं जो कार में बैठकर कॉलिन से कॉनर्ड के बारे में बात कर रही थी। कॉलिन बताता है कि तुम जो सिगार कॉनर्ड के घर से लेकर आई थी उस पर लगे फिंगरप्रिंट्स आर्ची को मारने वाले हथियार पर लगे फिंगरप्रिंट से मेल खा रहे हैं, यानी कि कॉनर्ड ने ही आर्ची को मारा था। और हमें ये भी पता चला है कि मैवी के कहने पर ही कॉनर्ड ने ऐसा किया था।
इसलिए अब उन दोनों को बराबर की ही सजा मिलेगी। फिर ये बात सुनकर एलिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ कुछ ही पलों की थी, क्योंकि कोलिन रिची के कहने पर उसको भी धोखा दे देता है। तभी रिची के आदमी एलिस को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वही एक अकेली इंसान थी जिसको कोलिन और रिची का पूरा सच मालूम था। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। तभी हैरी ओहेरा को कॉल करके पूछता है कि तुम रिची से मिला कहाँ पर करती थी। फिर वो हैरी को बताती है कि रिची हमेशा मुझसे मेरे ऑफिस में आकर ही मिला करता था और उसके साथ कभी भी ज्यादा आदमी नहीं होते थे। फिर ये बात सुनकर हैरी कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम रिची के साथ अपनी एक मीटिंग फिक्स करो, लेकिन तुम उसको ये मत बताना कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है, क्योंकि जब वो तुमसे मिलने के लिए आएगा तब मैं और केविन वहां पर पहुंचकर चुपचाप उसको मौत के घाट उतार देंगे। फिर ओहेरा उसकी बात मानकर सीधा रिची के पास पहुंच जाती है और उसको बताती है कि हैरी को पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ। फिर रिची कहता है कि अगर उसे ये बात मालूम चल गई है तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो। ओहेरा कहती है कि हैरी ने मुझसे तुम्हारे साथ एक मीटिंग फिक्स करने को कहा है और जैसे ही तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस में आओगे वो तुम्हें केविन के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देगा। फिर रिची कहता है अगर तुम सच बोल रही हो तो हैरी को फोन करके कहो कि मैं तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए मान गया हूँ। फिर जैसे ही ओहेरा ये बात हैरी को बताती है, हैरी को उस पर शक होने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं? कहीं तुम रिची के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रही। लेकिन ओहेरा कहती है कि तुमने मुझे मेरी वफादारी साबित करने का एक और मौका दिया है, भला मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगी। ये बात सुनकर हैरी उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अब जब रिची तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। और इतना कहकर हैरी फोन काट देता है। फिर फोन काटते ही ओहेरा रिची को कॉनर्ड के सेफ हाउस का पता बता देती है, ताकि रिची उसकी पूरी फैमिली को खत्म करके अपने बेटे और अपनी पत्नी की मौत का बदला ले सके। फिर रिची जल्दी से अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि तुम में से आधे लोग ओहेरा के ऑफिस में जाकर छिप जाओ और हैरी के आने का इंतजार करो। जैसे ही वो ऑफिस में आए तो तुम उसे मार देना और बाकी के लोग कॉनर्ड के सेफ हाउस में जाओ और वहां तुम्हें जो कोई भी मिले तुम उसको मौत के घाट उतार देना। अगले सीन में हम बेला को देखते हैं, जो फोन पर अपने पापा के अरेस्ट होने की खबर दे रही थी। दरअसल एंटोनी की रिकॉर्ड की हुई रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके उसने अपने पापा को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके बाप ने बचपन में उसके साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से वो टूट गई थी। लेकिन फिर उसने ठान लिया कि एक ना एक दिन वो अपने बाप से इसका बदला जरूर लेगी। अब अपने बाप को जेल में भिजवाकर वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी वहां पर एडी आ जाता है। वो बेला को बताता है कि मुझे मैवी ने सब कुछ बता दिया है कि मैं केविन का नहीं बल्कि तुम्हारा और कॉनर्ड का बेटा हूँ। ये बात सुनते ही बेला एडी को अपने गले लगाकर रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ये बात बताना तो चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। लेकिन एडी को अपनी माँ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती, इसलिए वो बेला को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर जोयसा और कीको आ जाते हैं, जिनको हैरी ने ही भेजा था ताकि वो घर के लोगों को सुरक्षित कर सके। फिर कीको जल्दी से एडी का गला पकड़कर उसको बेला से दूर कर देता है, लेकिन जैसे ही वो एडी को मारने लगता है बेला उसे रोक देती है। तभी कुछ ही देर में रिची के आदमी भी सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो जल्दी से रिची को फोन करके इस बारे में बता देते हैं। जब रिची को इस बात का पता चलता है कि सेफ हाउस में कोई भी नहीं है तो वो समझ जाता है कि ओहेरा ने उसको बेवकूफ बनाया है। अब यहाँ पर एक और बड़ा राज खुलता है। फिर ओहेरा रिची को बताती है कि ये सारा प्लान हैरी का था, उसने मुझको जानबूझकर तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए और तुम अपने सभी आदमियों को मेरी बताई हुई जगह पर भेज दो ताकि हैरी उनको वहां पर आसानी से खत्म कर सके। तभी हम देखते हैं कि सेफ हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण वहां मौजूद रिची के सभी आदमी मारे जाते हैं। और इस काम को अंजाम दिया था जोयसा और कीको ने, जिन्होंने पहले ही घर के सभी लोगों को बाहर भेज दिया ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। तभी हम देखते हैं कि रिची के बचे हुए लोग जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं तो पोल अपने हाथों में लिए हुए रिमोट पर से एक बटन दबाता है, जिसके कारण ऑफिस में एक धमाका होता है और रिची के बाकी लोग भी मारे जाते हैं। तभी कुछ देर बाद हैरी और केविन भी रिची के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जितने भी थोड़े बहुत आदमी बचे थे उन सभी को मार गिराते हैं, लेकिन रिची अभी भी जिंदा था। फिर वो बचने के लिए ओहेरा के सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन हैरी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो खुद ही ओहेरा को गोली मारकर नीचे गिरा देता है। फिर केविन गुस्से में आकर अपनी गन की सारी गोलियां रिची की छाती में भर देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है।
अब सारा खेल खत्म हो जाने के बाद हैरी कैट से मिलने के लिए जाता है। फिर कैट उसको अपने साथ काम करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर देती है, लेकिन हैरी उसको ठुकरा देता है। फिर वो कैट को बताता है कि मैं कॉनर्ड के बिजनेस को केविन के साथ मिलकर फिर से खड़ा करूंगा और इस बार सारी चीजें मेरे हिसाब से होंगी। लेकिन कैट उसको धमकी देती है कि तुम जानते हो ना, मैं जल्दी ही तुम लोगों को मरवा दूंगी। लेकिन हैरी तो उसको भी एक धमकी चिपका देता है कि तुम भी एक नई जंग के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ मॉबलैंड सीजन 1 का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीजन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही मॉबलैंड सीरीज का 2nd सीजन आए मैं उसको लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊं और आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।